हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वाले में हमने पिछले लेक्चर में हमने अप टू 20 क्वेश्चंस तक कर लिया था इस चैप्टर का, डीएसआई, केआई एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन तो हर बार ही आपका मिलेगा आपको एग्जाम में। तो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एई जेई कोई भी एग्जाम हो, आपको एक क्वेश्चन तो इससे मिलता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस और ट्राई करेंगे कि आज इसको फिनिश ही कर लें। ठीक है, देखो क्वेश्चन 21। इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सो इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देन नंबर ऑफ फोर्सेस, देन द सिस्टम इज। देखिए हमने पढ़ा था ना डीएसआई, देखो एक क्विक रिवीजन ले लो। डीएसआई क्या होता है? अननोन माइनस नोन। ठीक है, अननोन में आपके थे मेंबर फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस, और नोन में आपका आता था इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, और रिलीज। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब इक्वेशन ज़्यादा हो, मतलब इक्वेशन ज़्यादा है और फोर्सेस कम है, तो आपके फोर्सेस अगर कम रहेंगे तो क्या होगा? सारे फोर्सेस एनालाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे इसको। लेकिन ऑप्शंस में देखो ये अलग ही चीज़ पूछा है, आओ इसको समझ लो पहले क्या होता है, ये मैंने देखा नहीं। चलिए, इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड और पार्शियली कंस्ट्रेंड। स्टेबल तो आप लोग समझते हो कि स्टेबल मतलब क्या है, कि डीएसआई लेस देन जीरो मतलब हमेशा अनस्टेबल, और डीएसआई अगर ग्रेटर देन जीरो है तो चेक करिए कि सारे फोर्सेस पैरेलल या कंकरेंट तो नहीं हो रहे हैं। इतना ही कॉन्सेप्ट था। चलिए, ये तो आता है। अब ये देखो कंस्ट्रेंड का मतलब क्या है। देखो जैसे इसका ही एग्जांपल लो, ये जो सपोर्ट है, ये जो आपका बीम है, ये कंस्ट्रेंड कहाँ पे? देखो ये तो बीम एवे पहले इस तरीके का बीम था, इसको इस तरीके से सपोर्ट दिया गया तीन जगह पे। तो मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, एक ही बात है, रिएक्शन। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको कंस्ट्रेंट कर दिया गया ना, वाई डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट किया गया, मतलब एक रिएक्शन आ रहा है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अब इधर तो जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है। तो इधर जा सकता है मतलब एक्स डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है क्या? नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? रोक देना। ठीक है, तो देखो पार्शियली कंस्ट्रेंट का मतलब है क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर में, कोई भी स्ट्रक्चर, मान लो ये एक बीम है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मूवमेंट जो होगा वो या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई डायरेक्शन में होगा, या फिर ये घूम सकता है, तीन डायरेक्शन में होगा। तो हमें तीनों डायरेक्शन में इसको रोकना पड़ेगा इस तरीके का कुछ लगा के कि ये भैया रोटेट भी ना हो, ये ऐसे ऐसे भी ना हो। तब जब ऐसा हो जाएगा, जब तीन रिएक्शन इसमें आएंगे और तीनों पैरेलल या कंकरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, देखो पहले अगर मान लो हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें एक रिएक्शन यहाँ पे है, एक रिएक्शन यहाँ पे है, और इस तरफ से ऐसे रोलर लगा हुआ है ऐसा, तो एक रिएक्शन यहाँ पे होगा। अब देखो ये पॉइंट, ये फोर्स और ये फोर्स तीनों इस जगह पे कंकरेंट हो गया ना, तो क्या बोलेंगे कि कंकरेंट हो मतलब अनस्टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रेंड अनकंस्ट्रेंड का मीनिंग क्या था? हमने क्या बताया कि ये चीज आपका इधर जा सकता था, इधर जा सकता था और इधर जा सकता था, तीनों डायरेक्शन में इसको रोक दिया गया। अगर तीनों डायरेक्शन में रोक दिया गया तो उसको हम कहेंगे प्रॉपरली कंस्ट्रेंड। प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से कंस्ट्रेंड या फुल्ली कंस्ट्रेंड बोल दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा है? यहाँ पे कंडीशन ये हो रहा है कि आपका पार्शली कंस्ट्रेंड है, मतलब इधर जाने के लिए कंस्ट्रेंट है, इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे घूम सकता है। तो ये इम्प्रॉपर, ये पार्शली कंस्ट्रेंट हो गया ना, पार्शली कंस्ट्रेंट हो गया। तो पार्शली वर्ड का मतलब आप समझ लिए कि आपका ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है ना, रिएक्शंस, रिएक्शन से रिलेटेड है कि प्रॉपरली तीनों रिएक्शन आना चाहिए। अब इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? देखो जो मैंने एग्जांपल दिया ना अभी, कि इस जगह पे ये ट्रस ऐसे था, तो एक रिएक्शन ऐसा, एक रिएक्शन ऐसा और एक रिएक्शन ऐसा, यहाँ पे भी तीन रिएक्शन तो आ गया, लेकिन तीनों रिएक्शन जो है ये इम्प्रॉपरली आया है। मतलब ये यहाँ ना आके ऐसे आया हुआ होता तो ओके था,
लेकिन ये यहाँ नहीं आके ऐसे आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड है, प्रॉपरली नहीं है तो तीन ठीक है, पार्शली नहीं है, ये है आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट ठीक है, ये कंस्ट्रेंट तो कर दिया आपने हर डायरेक्शन में, लेकिन आपने सही तरीके से नहीं किया, इम्प्रॉपरली किया। तो आपको आई होप ये दोनों वर्ड समझ में आ गया हो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम देन नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस जो अननोन होता है इससे ज्यादा यही वाला चीज आपका है, इक्विलिब्रियम ज्यादा है, तो ये फोर्सेज ही कम है, इसमें फोर्सेज अगर कम है तो सिस्टम को आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पार्शियली कंस्ट्रेंट बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है पार्शियली कंस्ट्रेंट, ये देखो बी, ठीक है। चलिए ये देखो यहाँ पढ़ो, if a structure or one of its member have fewer reactive forces than the equation of equilibrium then structure is termed as partially constrained, ठीक है। प्रॉपर रिएक्शन उसमें डेवलप ही नहीं हुआ। इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, वर्ड पकड़ना होता है, देखिए कैसे वर्ड पकड़ेंगे यहाँ, बट इंस्टेबिलिटी ये वर्ड आपको पकड़ना है, देखिए इफ नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज एंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेम, आ तो गया, आप सारे नंबर ऑफ रिएक्शंस आ गए, मतलब फुल्ली कंस्ट्रेंट तो है, बट instability or movement of structure or its member can develop because of improper constraining, ढंग से नहीं किया constraint, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे आया, ये तीनों जाके यहाँ मीट कर गया, तो ये ऐसे 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 झुलुआ झूलते रहेगा, ये है ना। देखो इमेजिन करो ये रोलर है, रोलर है, रोलर है, थोड़ा सा इसको इधर से ऐसे मूवमेंट दे दो, ये ऐसे ऐसे होते रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया। तो जब भी अनस्टेबल होगा स्ट्रक्चर तो उसको हम कह देंगे इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड है, और जब भी डीएसआई की बात आएगी, मतलब रिएक्टिव फोर्सेस आपके कम आ रहे हैं, तो आप पार्शियली कंस्ट्रेंट पे जाओगे। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझना। देखो ये ट्रस जब पढ़ोगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रस जो होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हर जगह पे पिन जॉइंटेड होता है, उसके सारे जॉइंट पिन होते हैं। पिन, पिन मतलब क्या समझते हो, पिन मतलब आई होप आप जानते हो, नहीं जानते हो तो ट्रस्ट में आपको डिटेल में बताया जाएगा, यहाँ पे वीडियो बेकार में लंबा होगा, ठीक है। तो देखो पिन जॉइंटेड होता है और सारे फोर्सेस जो होते हैं वो सिर्फ नोड्स पे लगते हैं, फोर्सेस ऑन नोड्स ओनली, मतलब क्या, किसी भी हाल में अगर ये ट्रस है ना, ये ट्रस, तो इस पे लोडिंग ऐसे वाली नहीं आएगी, मेंबर पे लोडिंग नहीं आएगी, तो कैसे लोडिंग आएगी, लोडिंग आपकी ऐसे आएगी, इस नोड पे आ गई, मान लो यहाँ पे एक ऐसे मेंबर है, ये ट्रस है आपका, तो यहाँ पे आप लोडिंग लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन लोडिंग आपकी इस पे नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने ट्रस समझ लिया। ट्रस में दो पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट क्या, पिन जॉइंट, दूसरा पॉइंट लोड ऑन नोड। चलो ये तो राइमिंग जैसा हो गया, ठीक है, लोड ऑन नोड। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा तो है कि आप डीएसआई निकालो फ्रेम का, पर ये फ्रेम से ज्यादा ट्रस नहीं दिख रहा है क्या, देखो पिन 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 और पिन पे ही लोड, तो ये ट्रस दिख गया ना। और हमने आपको क्या बता रखा है, देखो ट्रस में हमने आपको बता रखा है, कहाँ गया, हाँ हमने आपको ट्रस में बता रखा है कि ऑलवेज यूज फॉर्मूला, है ना, ऑलवेज यूज फार्मूला, तो ऑलवेज यूज फार्मूला, तो ये ट्रस है, आइए फार्मूला यूज करिए, कहाँ गया, हम फार्मूला यूज करेंगे, चलिए फार्मूला है m प्लस आर माइनस 2j, ठीक बात है, एक दो तीन मेंबर तो तीन फोर्सेस, प्लस रिएक्शन कितने हैं, तो ये आ गया ना, पिन ज्वाइंटेड आ गया ना, तो कितने लिखोगे, एक दो, सबके लिए दो, क्योंकि आपका पिन हो गया तो आपका रोटेशन तो फ्री हो गया, तो कितना हो गया, 6 लिखेंगे, -2 इंटू ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब 4, कितना आ गया, 9 माइनस 8 आया 1, यही आपका आंसर है, ठीक है, आंसर बी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन पे स्टार मार्क करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि इसको फ्रेम न समझ के आप इसको ट्रस बनाओगे, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया है बेकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ अ प्लेनर सिस्टम एक्स पार्ट्स या मेंबर्स आर देयर विथ वाई नंबर ऑफ फोर्सेस, तो ये जो फोर्सेस हैं यही तो अननोन है, ये अननोन हो गया ना, अननोन माइनस नोन, अननोन में क्या, मेंबर प्लस, एक मिनट
अननोन माइनस नोन, मेंबर प्लस रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, माइनस, और यहाँ रिलीज भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ रिलीज तो है नहीं, देखो एक्स पार्ट्स है, मतलब आपको मेंबर्स दिया गया, और क्या बोला, देयर विथ वाई नंबर ऑफ फोर्सेज, मतलब ऐसा बोला गया कि ये जो टोटल अननोन फोर्सेज है ना ये वाई है, ठीक है, और जो है ये जो y है ये ज्यादा है आपका 3x से, मतलब हर मेंबर में हर ज्वाइंट पे 3 रिएक्शंस हैं, तो आपके 3 से ज्यादा आपके फोर्सेज हैं, ये देखो यहाँ सिंस इसने क्लियरली फोर्सेज लिख दिया है ना, y नंबर ऑफ फोर्सेज, इसलिए हम इसको अननोन मान के चलेंगे, क्योंकि फोर्सेज ही हम निकालते हैं, और इसका लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखो एक्स पार्ट्स या मेंबर्स लिखा है, इससे यह अजम्पशन लगाना कि हर ज्वाइंट पे 3 ही ज्वाइंट ये रिएक्शन हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आपका ट्रस हो जाता है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक बात है, 2 हो जाएगा ना, हाँ, और वो भी जितना मेंबर है उतना ही ज्वाइंट तो होगा नहीं, जैसे फॉर एन एग्जांपल देखो 1 2 3 मेंबर है इसमें, ये मान लो फ्रेम है, लेकिन ज्वाइंट कितने हैं, 4 है ना, तो यहाँ 1 2 3 4 है, अब 3 मेंबर है, तो ये तो गलत बात हो गई ना, y ग्रेटर देन 3x, 3x नहीं, 3x किस बेसिस पे इसने लिख दिया, इसने अज्यूम कर लिया कि जितने मेंबर हैं उतने ही ज्वाइंट होंगे, और सारे ज्वाइंट, एक और अजम्पशन, 2 अजम्पशन माना इसने कि भैया जितने मेंबर हैं उतने ही तुम ज्वाइंट अज्यूम करो, और हर ज्वाइंट पे 3 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी अज्यूम करो, तो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपका 3x आता है, जो कि आपका नोन है, और अननोन जो है वो आपका y है, जो फोर्सेस आपको दे रखे हैं इसमें, और कंडीशन दिया है इसने कि अगर ये चीज ऐसा होता है y ग्रेटर देन 3x तो क्या होगा, तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, तो ये उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लॉ है चीजों में, ठीक है, ये मेंबर पार्ट जो है ये कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है इसमें कि क्या है, ठीक है, बट आई होप आपको समझ आया होगा। तो एसएससी जेई का जो क्वेश्चंस है वो कभी कभी आपको इस तरीके से मिलेगा स्ट्रक्चर में, सोम में, आरसीसी में, स्टील में, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जो एज इट इज किसी लिटरेचर में कहीं से इन्होंने देखा होगा, किसी बुक में एज इट इज इन्होंने छाप दिया और इसी आंसर को मान लिया, तो आपको भी इसी तरीके से समझना है, ये खुद अंडरस्टैंडिंग बनानी है, देखो वाई नंबर ऑफ फोर्सेस जैसे ही इसने लिखा तो आपका दिमाग का घोड़ा दौड़ जाना चाहिए कि भैया ये अननोन है, और अननोन क्योंकि ज्यादा है, बस यहीं पे आपका आंसर आ जाना चाहिए इनडिटर्मिनेट, ठीक है, वैसे मैंने आपको फुल ऑन डिटेल बता दिया, बट ये यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना था, ये पार्ट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई नंबर ऑफ फोर्सेज हैं जो अननोन होते हैं और वो ज्यादा हैं, बस यहीं पे ज्यादा हैं, बस हो गया बात खत्म, क्वेश्चन बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केसेज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, हमने अभी आपको बताया ना इम्प्रॉपरली बात आएगी मतलब इनस्टेबिलिटी की बात है, ठीक है, तो देखो पैरेलल फोर्सेस मतलब इनस्टेबल अनस्टेबल, कंकरेंट फोर्सेस मतलब अनस्टेबल, परपेंडिकुलर फोर्सेस के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि अनस्टेबल, ओनली मोमेंट पे भी नहीं कह सकते, तो 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, तो सिर्फ 2 लोग सही हैं तो आंसर बी हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सर का के नीचे ले आते हैं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा आपको, चलिए ये सब रीडिंग लगा लेना अगर इच्छा हो तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ ट्रस इज इंटरनली अनस्टेबल देन वी शुड यूज इट व्हेन इट इज, भैया अनस्टेबल है हम क्यों यूज करेंगे, तो वी मस्ट नेवर यूज इट, ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आरसी हिबलर का बुक है उसके बेसिस पे इंटरनल स्टेबिलिटी के ऊपर जो इसने थ्योरी लिखा है वो दे रखा है, मैंने लगा दिया है यहाँ, देखो ऑब्वियसली द यूज ऑफ एन अनस्टेबल ट्रस इज टू बी अवॉइडेड इन प्रैक्टिस, बस यही आंसर है, ठीक है, एसएससी ने भी यही आंसर माना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे सोल्यूशन दिया है इसका, आगे देखिए, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन अ फिक्स्ड सपोर्ट, अब ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, फिक्स्ड सपोर्ट में कितने कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब ये ज्वाइंट जो था इसको कंस्ट्रेंट कर दिया ना, इस डायरेक्शन में भी कर दिया, एक्स में भी, वाई में भी कर दिया, और घूमने के लिए भी कर दिया, तो 3 हो जाएंगे ना, 3, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अ ट्रस, इफ अ ट्रस, अब ये देखो ट्रस का क्वेश्चन आ गया, तो ट्रस जब पढ़ोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे पूरा ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जितने कॉन्सेप्ट जरूरत है वो मैं आपको यहीं पे बताते चलता हूँ साथ साथ में। तो देखिए, इफ अ ट्रस कंसिस्ट्स ऑफ अ नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट देन इट विल एसेंशियली बी अनस्टेबल, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था ना कि ट्रस का मतलब क्या था,
पिन जॉइंटेड होना चाहिए और लोड ऑन नोड होना चाहिए। ये बात को दिमाग में फिट कर लो, पिन जॉइंट होना चाहिए, लोड ऑन नोड होना चाहिए। क्या यहाँ पे कहीं भी आपको ये मैंने बोला कि ट्रायंगल ही होना चाहिए? नहीं बोला ना। देखो ये सही बात है कि जो ट्रस होता है वो मिनिमम 3 मेंबर का होना चाहिए, ये सही बात है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये ट्रायंगल ही होना चाहिए, ठीक है। अनस्टेबिलिटी का कंडीशन सिर्फ हम कैसे चेक करते हैं? हम चेक करते हैं डीएसआई निकाल के और फिर देखते हैं फोर्सेस सारे पैरेलल या कंकरेंट तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि अगर नॉन ट्रायंगुलर मेंबर होता है तो हमेशा ही अनस्टेबल होगा। नहीं भैया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, इन द अबव केसेस, ऐसे केस में जहां की इस तरीके के मेंबर मान लो हैं ट्रस में, ऐसा ट्रस है, ऐसा ट्रस हो सकता है, ठीक है। चलो ये नहीं भी होता बीच में फिर भी, क्योंकि वो हो गया तब तो फिर आपका वो हो गया ना। ऐसा मान लो कोई कैसा भी एक ट्रस है जो कि नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है उसमें, तो कह रहा है कि वैसे केसेस में जिसमें नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी हैं, इनस्टेबिलिटी इज द मोस्ट प्रोबेबल अकरेंस। ये बोल रहा है कि एकदम बहुत ज्यादा चांस हाई है कि अगर ऐसा है तो इनस्टेबल हो जाएगा वो। बट देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल विच आर अनस्टेबल। अब देखो इनस्टेबिलिटी ही सबसे ज्यादा अकरेंस है। मान लो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आपका ऐसा, कह रहा है कि जब भी इसके अंदर कोई नॉन ट्रायंगुलर एलिमेंट होगा तो ये हमेशा इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन लेकिन देयर आर बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा है जो कि अनस्टेबल है। अरे तो भैया दोनों तो एक ही बात आपने बोल दी, दोनों तो एक ही बात बोल दी, तो ये स्टेटमेंट का खुद में ही कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए ना तो ये सही है ना ये सही है, आंसर बी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस सिर्फ पागल बनाने के लिए पूछे जाते हैं। वो मीम वाली दादी याद है ना, ये सारे मिल गए हैं बीप 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 के बच्चे, ठीक है। तो इन चीजों के वजह से आप ध्यान नहीं दो, ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें तो बस क्या ध्यान रखना है, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोर कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर्स में पढ़े। देखो, गिवन दैट J इज नंबर ऑफ जॉइंट, B एंड R आर नंबर ऑफ मेंबर्स। देखो B को मेंबर बोल दिया तो ऐसे कर लिया करो, क्वेश्चन में ही ऐसे कर लिया करो, तो क्या होगा, बनाना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग m+r-3j के फॉर्मेट में पढ़ते हैं ना, तो दिक्कत होगा नहीं, तो वरना B कहीं कुछ और समझ लो, ठीक है। तो देखो आर नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस, तो बोल रहा है क्या, ट्रस के बारे में बात करते हो। ट्रस में क्या होता है, m+r, आओ लिख ही देता हूँ, m+r-2j। अगर बराबर 2j होता है तो आपका स्टेप डीएसआई 0 होता है। और यहाँ स्टैटिकली डिटर्मिनेंट की ही बात हो रही है, तो चलो बना के देखते हैं। m मतलब 5, r मतलब 4, 2 × 4 9, इसको ऐसे लिखो, 9 - 8 कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस में 1 आ गया, मतलब इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, ठीक है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, इफ 4 reactions are acting on a beam then the system is, देखो 4 reactions तो इसने बोल दिया, तो आपको लग रहा होगा 3 से ज़्यादा है, तो ये तो भैया आपका ज़्यादा रिएक्शन आ गया, तो होना चाहिए इसका डीएसआई ज़्यादा, मतलब स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, देखो हो सकता है चारों रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन का नेचर थोड़ी बताया, इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंड हो सकता है ना, इम्प्रॉपरली, ठीक है, इसलिए कांट से डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, आइए, M1 M2 आर द मेंबर्स ऑफ 2 इंडिविजुअल सिंपल ट्रस। ये ट्रस का क्वेश्चन है, बट समझो यहाँ पे समझा देता हूँ, ऑफ अ कंपाउंड ट्रस। ये एक नया चीज़ आया, कंपाउंड ट्रस। ये क्या होता है, जब भी आप 2 ट्रस को जोड़ के एक नया ट्रस बना देते हो, उसको कंपाउंड ट्रस बोलते हैं, ठीक है। अब उस ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर एडिंग बोथ, अलग अलग टाइप के कंपाउंड ट्रस हैं। देखो, एक ये ट्रस था, एक ये अलग ट्रस था, इन दोनों को आपने यहाँ पे जोड़ दिया और एक मेंबर लगा दिया, ठीक है। तो इसमें टोटल मेंबर कितने हो गए, जितने M1 ट्रस में थे मेंबर, फिर सेकंड ट्रस में जितने थे उतने मेंबर, और प्लस एक मेंबर आया, आ गया ना, ठीक है।
फिर ये एक ट्रस था, इसको बाहर बड़े वाले ट्रस से इस तरीके से जोड़ा, तीनों जॉइंट को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे, कितने मेंबर्स हैं इसमें, m1 प्लस m2 प्लस 3। इसका जब DSI निकालोगे तो 0 आएगा, इसका DSI निकालोगे 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, देखो एक मेंबर बढ़ा तो एक जॉइंट भी बढ़ा, दो जॉइंट बढ़ा। ठीक है, तो जितने मेंबर बढ़ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके जॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बैलेंस आउट हो जा रहा है। ठीक है, उसी का रेसिप्रोकल बढ़ रहा है जॉइंट्स और मेंबर। ठीक है, आप निकाल कर देख लेना इसको, सीधा फार्मूला लगाओ m+r-2g। एक तरीका और है कंपाउंड ट्रस बनाने का कि देखो यहाँ पे ऐसे मेंबर रहा होगा इस स्ट्रक्चर, ये देखो ये भी एक इस तरीके का एक बड़ा ट्रस था। हमने क्या किया, इसको हटाया और इसके जगह पे एक ट्रस दूसरा ट्रस लगा दिया, एक ट्रस दूसरा ट्रस लगा दिया, तो ये भी तो कंपाउंड ट्रस है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 तरीके से आप कंपाउंड ट्रस बना सकते हो। अगर कोई ऐसा ट्रस बना हुआ है जो मिक्सचर ऑफ अलग अलग ट्रस का है, लेकिन आप इस तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे हो उसको, क्रॉसिंग मेंबर्स आपको दिख रहा है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स ट्रस बोल देते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है कि वैसा कंपाउंड ट्रस जिसका DSI 0, m1 m2 द मेंबर द कंपाउंड ट्रस विल बी रिजिड एंड डिटर्मिनेट इफ m1 प्लस m2 प्लस 1 वाला भी 3 वाला भी दोनों सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो है ना, ये आर.सी. हिबलर का कटिंग लगाया है मैंने, आर.सी. हिबलर बुक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, और इसी का कटिंग यहाँ भी आपको इस बुक में भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर इन फ्री रोटेशन सपोर्ट। ये मैं नहीं बताऊंगा, फ्री रोटेशन है, रोटेशन फ्री है, मतलब क्या है, ये और ये आएगा, तो हिंज का बात कर रहा है, 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, इफ़ इन अ प्लेनर सिस्टम ओनली 2 रिएक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग, तो ऑब्वियस बात है ना कि ये अनस्टेबल ही रहेगा, सफिशिएंट रिएक्शन ही जनरेट नहीं हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओहो, इसेंशियल अनस्टेबल। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए, इफ अ स्ट्रक्चर हैज़ टोटल 10 जॉइंट्स, 10 जॉइंट हैं उसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर में, तो कह रहा है कि देन व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट इन विच इक्विलिब्रियम इक्वेशन शुड बी कंकरेंटली सेटिस्फाइड। मैंने आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर को खोल खोल कर बना कर दिखाया था लेक्चर्स में, बोला था सारे जॉइंट्स को इक्विलिब्रियम में रहना ही चाहिए, इसीलिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 इंटू जॉइंट आता था टोटल इस स्ट्रक्चर का। जब हम फॉर्मूला लिखते थे m+r-3j, 3m+r-3j, तो ये जॉइंट, हर जॉइंट की वजह से 3 इक्वेशन लिखते थे, इसीलिए सारे जॉइंट्स का इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है। कोई एक भी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो स्ट्रक्चर आपका इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली इन ट्रस सिस्टम, देखिए ट्रस सिस्टम कंप्रेसिव पार्ट्स, ये समझो, देखो मैं आपको ट्रस बना कर दिखाता हूँ। मान लो कि ये आपका एक ट्रस है, ऐसा ट्रस है, तो देखो जैसे बीम होता है, बीम जब डिफ्लेक्ट करता है ना, बीम जब डिफ्लेक्ट करता है तो नीचे में आ जाता है टेंशन, ऊपर में आ जाता है कंप्रेशन, ये बात तो आपको पता है। सेम इसमें भी होता है ट्रस में, इसमें और इसमें आ जाता है कंप्रेशन कंप्रेशन कंप्रेशन, इसमें आता है टेंशन और इसमें आता है टेंशन। ठीक है, ये ट्रस वाला चैप्टर जब अभी अपलोड होगा ना तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में समझा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जनरली इन अ ट्रस सिस्टम कंप्रेसिव पार्ट्स, मतलब ये सारे पार्ट्स जो हैं ये आपके ज़्यादा थिकर होने चाहिए क्या, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थिकर होने चाहिए क्या। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझो, देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक झाड़ू जो हमारा होता है ना, ब्रूम झाड़ू, इस तरीके का झाड़ू जिससे झाड़ू लगाते हैं वो, इसका एक तिनका को पकड़ के निकालो और ये ज़मीन है इसके ऊपर में तिनका को रखो और यहाँ से लोड लगाओ अपनी उंगली से, तो देखो क्या होगा, इस तरीके से टिंग 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 करेगा ना, ये टिंग 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 टिंग, मतलब क्या, ये ऐसे ऐसे बकल करेगा। बकलिंग क्या होता है, बकलिंग होता है कि जब आप किसी मेंबर पे कंप्रेसिव फोर्स डालते हो ना तो लेटरल डायरेक्शन में ये ऐसे ऐसे होने लगता है, इसको बोलते हैं बकलिंग। और यही फिनोमिना आपके रेलवे लाइन में भी आप पढ़ते होगे, ऐसे बकलिंग ऑफ रेल, बकलिंग ऑफ कंप्रेशन मेंबर, हर जगह।
तो ये बकलिंग इसमें ना हो जाए इसके लिए अब देखो, अगर ये एक तिनका को आपने ऐसे करा था तो ये ऐसे हो रहा था, अब आप पूरे झाड़ू को पकड़ के करो, इसका थिकनेस बढ़ गया ना लेटरल डायरेक्शन में, अब करो, अब ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा, होगा ना। तो ये क्या हो गया, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ना, तो यही ट्रू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इफ अ ट्रस्ट हैज इफ अ ट्रस्ट हैज टू मोर मेंबर्स सरपासिंग ईच अदर। अच्छा, सरपासिंग ईच अदर वाला तो कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट, ठीक है, complex trust. Next question. By applying the static equation, that is horizontal 0 vertical 0 summation of moment 0 to a determinate structure, we may determine, सब कुछ निकाल सकते हैं यार, all options are correct, supporting real सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकल जाएगा, देखो यहाँ ये ध्यान देना कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, हम डिटर्मिनेट है मतलब सब कुछ डिटरमाइन हो गया, क्यों निकल गया, इसलिए आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये याद कर लो, एक लिंक सपोर्ट जब भी होगा तो एक ही सपोर्ट में रिएक्शन आएगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये सबसे वाहियात क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पढ़ो। फॉर इंस्टेबिलिटी होने के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, DSI लेस देन 0, और DSI अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो चेक करो कि पैरेलल या कंकरेंट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमने पढ़ रखा है इनस्टेबिलिटी के लिए। एटली अब यहाँ कह रहा है कि फॉर इनस्टेबिलिटी एटलीस्ट वन जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू डिस्प्लेस विदाउट कॉजिंग चेंज इन लेंथ ऑफ ऑल द मेंबर्स। चलो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर इनस्टेबिलिटी, अब यहाँ से मिलाना, देखो एटलीस्ट वन जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड बी एबल टू डिस्प्लेस विदाउट कॉजिंग चेंज इन लेंथ। देखो ये स्टेटमेंट यहाँ तक सेम टू सेम है, और इसमें एक एडेड चीज़ें लिखी हैं कि ऑफ ऑल द मेंबर्स, लिखा है ना ऑफ ऑल द मेंबर्स, तो नहीं ज़रूरी नहीं है ऑफ ऑल द मेंबर्स, आपका सिर्फ ये स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑल द रिएक्शंस एक्टिंग ऑन अ प्लेनर सिस्टम आर कंकरेंट इन नेचर, ऑब्वियस है कि यह अनस्टेबल हो जाएगा, कंकरेंट हो गया ना सारा, यही तो कंडीशन था, कंकरेंट या पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये आपका वर्ड था जो पकड़ना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टिंग 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 टिंग। देखिए, इफ द फॉलोइंग इक्वेशन J represent number of joint, R represent number of external forces, if a structure has 2J minus R, अब देखो of members, then it will be, ये 2J minus R लिखा है इसमें, तो हमें क्या पता है, ये जैसे ही 2J आपको दिखा, आपको समझ जाना चाहिए कि वो पिन जॉइंटेड और एक्शियल मेंबर पिन जॉइंटेड है वहाँ पे, मतलब ट्रस की बात है। तो M प्लस, हमने पढ़ा है ना, M प्लस R माइनस 2J, यही होता है DSI। ठीक है, इसने क्वेश्चन में बोला कि ये है नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब क्या मेंबर की जगह 2J माइनस R लिख दूँ, लिख दिया, प्लस R क्या है, R क्या है, R क्या है, R है आपका R, माइनस 2J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जॉइंट 2J, अब काट पीट करो, 2J माइनस 2J, R माइनस R, आ गया क्या 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब DSI 0 का मतलब कुछ कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं ना, DSI लेस देन 0 होता है तो अनस्टेबल बोल देते, अनस्टेबल, लेकिन सिंस ये DSI तो 0 आ गया तो भैया आपको चेक करना पड़ेगा, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टुवर्ड्स द वेरी फाइन न्यू क्वेश्चन। फिर देख लो भैया, वही है, स्टैटिक DSI पूछ रहा है और ये सब दिया हुआ है, ट्रस है, ट्रस का फार्मूला लगाना है, M प्लस R माइनस 2J, यहाँ पे कह रहा है कि J को नंबर ऑफ जॉइंट, B को मेंबर कह रहा है, मतलब ये मेंबर है, तो मेंबर 5 दिया है, प्लस 3 हो गया रिएक्शन, माइनस 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, माइनस 8 आ गया 0, 0 का मतलब क्या हुआ DSI 0, मतलब स्टैटिकली डिटर्मिनेट, ये क्वेश्चन बन गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे। देखो ये क्या है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन है, मतलब जिसका DSI ग्रेटर देन 0 है। तो देखो ये सिंपली सपोर्टेड है, इसका DSI 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड है, इसका DSI 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 4 रिएक्शन है, सिंपली सपोर्टेड से एक ज़्यादा, मतलब इसका DSI 1 ज़्यादा होगा।
+1 होगा। यहाँ देखो 4 रिएक्शन है, 1 2 3 4, यहाँ देखो 3 ही रिएक्शन था ना, इसलिए इसका DSI था। अब ये 4 और यहाँ एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आएगा, तो हमें पता है ना प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस रिलीज, तो देखो रिलीज वाला माइनस में है तो -1, एक्स्ट्रा रिएक्शन एक है तो +1 आ गया, 0 हो गया, इसका भी 0। तो इनडिटर्मिनेट कौन सा बचा? C, आंसर C। आगे बढ़ते हैं, चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है? तो देखो प्रॉप्ड कैंटिलीवर, जस्ट मिनट, देखो प्रॉप्ड कैंटिलीवर अगर मैं बनाता हूँ तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर है। देखो इसका रिएक्शंस निकालो, 1 2 1 2 3, 3 रिएक्शन है और एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है। अगर ये नहीं हुआ रहता तो ये कैंटिलीवर रहता, कैंटिलीवर रहता, और कैंटिलीवर रहता तो क्या होता? DSI 0 होता। तो ये एक एक्स्ट्रा जो है यही अननोन है, यही एक्स्ट्रा फालतू का है, तो इसके वजह से +1 DSI है। कंटिन्यूस बीम मतलब, देखो कंटिन्यूस बीम का मतलब होता है इस तरीके का। अब भैया कंटिन्यूस का स्पैन कितना ये तो दिया ही नहीं, अब लो इतना सारा आ गया। अब ये इसको कैसे, अगर सिर्फ इतना रहता तो ठीक है कि आप बोलते DSI 0, अब ये DSI 1 DSI 2 बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो ये भी नहीं है, ये आपका इनडिटर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। इसका DSI 1 है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 3 हिंज्ड आर्च, आओ क्या नीचे बनाया है, चलो बनाया है, देखो ये 3 हिंज्ड आर्च है, 1 2 3 हिंज हो गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4, ये एक फालतू चीज़ है, ये नहीं होता तो ये इसका DSI 0 होता, ठीक है। और ये -1 और दे रहा है, तो देखो ये नहीं होता, अभी तो इसमें है ना ऐसा, तो टोटल 4, ठीक है। अगर ये नहीं होता और ये नहीं होता तो क्या हो जाता? इसका DSI 0 होता, ठीक है। तो ये वाला +1 करता है हो रहा होता है, रिलीज -1 कर रहा होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लिया, तो इसका DSI तो 0 आ गया, ठीक है। बीम मेथड हमने कुछ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ आप जाओ DSI वाले वीडियो में जाओ, DSI पार्ट 2 में, उसमें टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, थोड़ा सा फिंगर को स्क्रॉल करो, एक जगह लिखा होगा बीम मेथड, उस बीम मेथड को सिर्फ 5 मिनट देख लो और आ जाना यहाँ पे वापस। चलो फिर देखो, तो इसका DSI 0 आ गया ना, इसका DSI 0, तो यही तो डिटर्मिनेट हो गया, हमें डिटर्मिनेट ही फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन बन गया। अब 2 हिंज आर्च के बारे में देखो क्या है, 2 हिंज आर्च में देखो 1 2 3 4 रिएक्शन है, अब कोई इंटरनल हिंज नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका DSI 1 आ गया, 3 से 1 ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कंटिन्यूअस बीम ABC विथ स्पैन AB काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, ये पहला क्वेश्चन KI का आया है, 2020 में पूछा गया है। देखो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी थोड़ा सा रिवाइज कर लो, मैंने आपको बताया था टोटल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन, यही होता है ना। और DSI को एक वर्ड में याद रखना है तो क्या, अननोन माइनस नोन, अननोन में होता है मेंबर प्लस रिएक्शन, माइनस नोन में होता है इक्वेशन मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और रिलीज प्लस रिलीज, ठीक है। तो ये देखो ये वाली पार्ट को अभी हम देख रहे हैं, KI होता है टोटल डिफॉर्मेशन माइनस रिस्ट्रिक्शन। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है इस स्ट्रक्चर को, देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को भी समझ आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जॉइंट कितने जगह से मूव कर सकता था, 3, इधर इधर इधर, ये भी 3 ये भी 3, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशंस कितने आ गए, टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन कितने आ गए, 3 इंटू जॉइंट्स लिख दूं तो चलेगा, मतलब 1 2 3 जॉइंट है, 3 इंटू 3 9 आ गया, ये टोटल पॉसिबल डिफॉर्मेशन था, ठीक है। अब टोटल रिस्ट्रिक्शंस बताओ कितने हैं,
देखो इसके पास पॉसिबिलिटी थी कि इधर इधर और इधर जा सकता था ये, ठीक है ना, लेकिन ये जो रिएक्शन इस पे आया, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये रिएक्शन आया, इस पे क्या रिएक्शन आएगा, सिर्फ ऐसा एक रिएक्शन, इस पे क्या आएगा, सिर्फ एक रिएक्शन, ठीक है। इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या थी, इधर इधर और इधर जा सकता था, ठीक है ना। इसकी भी पॉसिबिलिटी यही थी, इधर इधर और ऐसे जा सकता था, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो टोटल रिस्ट्रिक्शन है वो कितने निकल कर आए हैं। टोटल रिस्ट्रिक्शन है देखो 3 4 5, 5 लिख दूँ, 5। तो के आई क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 9 माइनस 5 कितना आया, 4। यही आपका के आई है। लेकिन ये कब है, जब आप ये दोनों मेंबर को एक्सटेंसिबल मांग रहे हो। एक्सटेंसिबल मतलब क्या हुआ, एक्सटेंसिबल का मतलब हुआ कि ये इसका मूवमेंट इधर आप परमिट कर रहे हो, ये वाला परमिट कर रहे हो आप, ठीक है। अगर ये वाला परमिट आप नहीं करोगे ये परमिट, तो कितना, ये दोनों माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए जितना आपको बताया गया था कि इफ मेंबर्स आर, आपने जब एक्सटेंसिबल माना, एक्सटेंसिबल, तब के आई बराबर 4 आया। बट इफ मेंबर्स आर इनएक्सटेंसिबल, तो जितने मेंबर हैं उतना आपको माइनस कर लेना होता है। के आई इज इक्वल टू 4 माइनस इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स मतलब 2। तो क्वेश्चन में क्योंकि हमें नहीं बताया है कि जो मेंबर है वो क्या है, देखो अ कंटिन्यूअस बीम एबीसी विद स्पैन दिस इज सोन, सपोर्ट ए इज फिक्स्ड टाइप एंड सपोर्ट बी इज ए रोलर टाइप, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंस कुछ बताइए नहीं इन दोनों के बारे में। तो इसका आंसर 4 और 2 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, सी एंड डी बोथ दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। सिंपली सपोर्टेड तो डिटर्मिनेट होता है, अभी देखा 3 हिंज डिटर्मिनेट होता है, कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट होता है, 2 हिंज आर्च इनडिटर्मिनेट। यही क्वेश्चन हमारा सोल्यूशन है। चलिए तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वी आर डन विद द PYQ ऑफ दिस चैप्टर। और हमने क्या क्या कवर कर लिया है, देखो और थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद एंड करते हैं सेशन को। देखो हमने DSI कर लिया, हमने KI कर लिया, ये लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, लेक्चर क्या क्या हमने कर लिया है, KI कर लिया, स्टेबिलिटी वगैरह पूरा देख लिया ढंग से। फिर हमने ILD के लेक्चर्स देख लिए 1 और 2 दोनों, इसका हमने PYQ भी बना लिया है। अब नेक्स्ट इसका PYQ डाल दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और हमने आपको दिया है सोम का 50 क्वेश्चन PYQ दे रखा है, 50 क्वेश्चन PYQ, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आना है वो आना है ट्रस, ये एक वीडियो में ही हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपका आएगा आर्च, फिर मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और इसके साथ में आपका PYQ कंटिन्यू करते रहूँगा, ये आएगा अभी, ठीक है, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, और आपका ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा पूरा, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ट्रस। ओके गाइज, सी यू।